देखो उच्च न्यायालय तो हर एक स्टेट में एक एक उच्च न्यायालय होगा, कभी कभी कंबाइंड होता है कि अगर छोटा राज्य। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कहाँ पर है, जोधपुर, ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यूपी की बात करें तो इलाहाबाद है, इलाहाबाद है। जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट उसके आपके कभी अगर स्टेटमेंट में आ जाए, तो आता नहीं है, थोड़ा सा बट देन ऑल्सो अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाएगा तो हाई कोर्ट क्या है, राज्यों के राजधानी में ही होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। आप अगर देख लो, आप राजस्थान का देख लो, सब राजधानी में तो है, ठीक है। सो हाई कोर्ट्स में भी देखो हम लोगों ने ये देखा कि सबसे शीर्ष क्या होता है, सुप्रीमेसी जुडिशियरी की क्या होती है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके जस्ट बाद हाई कोर्ट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि कौन से भाग में देखा है, हाई कोर्ट भाग 6 के अध्याय 5 में बताया है। आपके अनुच्छेद आर्टिकल 214 से लेकर 232, ठीक है, इसके बारे में बताता है हाई कोर्ट का। और अगर ओवरऑल आपके संविधान के भाग से शुरू करें तो भाग 6, ठीक है, भाग 6 के, ठीक है, इसमें आपका पार्ट 6 में ये बताया गया है, और अध्याय 5 में किसके बारे में बताया गया है, हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। और उसमें ये आपका 214 से 232 में इसमें बताया गया कि हर एक राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा, हर राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय, ठीक है। अब ये आपका मैंने अनुच्छेद इसलिए बताया जैसे कि आप ये क्योंकि आपको मैथ के फॉलोइंग्स आते हैं हमेशा, इसलिए दिस वेल करेंगे। अब उच्च न्यायालयों के बारे में कुछ आपके देखो, उच्च न्यायालय जो होते हैं, उच्च न्यायालय के जस्ट नीचे जो होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय भी हम लोग बहुत तरह से पढ़े थे कि क्लास में शायद मैंने एग्जाम्पल बताया होगा, फैमिली कोर्ट्स होते हैं, एलआईसी वगैरह के कोर्ट्स होते हैं, हर तरह के। तो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो इन हाई कोर्ट्स के जब हम नीचे उतरते हैं तो हमें बहुत तरीके के लोअर कोर्ट्स मिलते हैं प्लस सबऑर्डिनेट, यानी कि हमारे अधीनस्थ कोर्ट भी मिलते हैं और हमें निम्न कोर्ट भी मिलते हैं। तो आपके पास ये बोलना कि किसी के जस्ट नीचे ही हमें अधीनस्थ और निम्न न्यायालय, अधीनस्थ प्लस निम्न न्यायालय, निम्न न्यायालय, इसके निम्न अधीनस्थ और निम्न न्यायालय मिलते हैं आपके हाई कोर्ट के बाद। अब देखो कितने सारे हाई कोर्ट्स होंगे, ये कौन सा अनुच्छेद बताता है, ये अनुच्छेद आपका 214 बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक आपका उच्च न्यायालय होगा। याद करिए जब हमारे पास पूरा इंडिया में एक पार्ट था जो ब्रिटिश शासन का अधीन था और एक रियासत था, ठीक है, ब्रिटिश भारत और रियासत। ब्रिटिश भारत में जो बड़े बड़े स्टेट्स थे, हम लोगों ने देखा था कि कुछ एक्ट्स के द्वारा बात जाती है, उसके द्वारा हाई कोर्ट्स की, या जिसे हम लोग संघीय न्यायालय बोलते थे, और उसी के प्रतिरूप था हमारा सर्वोच्च न्यायालय। तो स्वतंत्रता के बाद जो हमारे पास जो प्रमुख प्रांत थे, कौन कौन से, मुंबई था, कलकत्ता था, ठीक है, मतलब बंगाल था, आप बोल सकते बंगाल, कलकत्ता, आपका मुंबई, आपका मद्रास, ये सब पुराने नाम है, अभी तो खैर नाम चेंज हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर ये अपना खुद का शासन या खुद का हाई कोर्ट की मांग और वैसा स्टार्ट होने लगा, ठीक है, मतलब लोग अपना खुद का न्याय, सेल्फ न्याय की एक मांग करने लगे थे। सो फॉर दैट कि स्वतंत्रता के बाद से ही ये उच्च न्यायालय का प्रावधान स्टार्ट हुआ। तो हम ये कहेंगे कि 214 में ही ये बताया गया है कि हर एक राज्य का एक अपना हाई कोर्ट होगा, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। इसके बाद देखना कि एक साधक तुम्हें कोई उच्च न्यायालय स्टैब्लिश करना है, जो हमारा संविधान बना हुआ था, कोई भी उच्च न्यायालय स्टैब्लिश करना है तो विधि कौन बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है संसद बनाएगी, ठीक। संसद जब बनाएगी इसमें विधि, तो मेन प्रॉब्लम कहाँ से है, तो और ये जो बड़े बड़े प्रांत थे उस वक्त, जो बड़े बड़े राज्य थे उस वक्त एकीकरण के बाद, वो अपना स्वाध्याय कर सकते थे। तो ये 230, 231 और 232, ठीक है, ये जो आपके आर्टिकल्स हैं 230, 231 और 232, ये तीनों में संशोधन किया गया, ठीक है, संविधान संशोधन किया गया। और ये संविधान संशोधन कितना बोला था, सरल संविधान संशोधन, ठीक, सरल संविधान किया गया। और इसमें बताया गया कि जो पहले क्या था कि इनके संसद कुछ हुकूमत बनाते हैं, बोला जाता है कि एक राज्य या एक से अधिक राज्य है, वहाँ पर उच्च न्यायालय का एस्टैब्लिशमेंट होगा, ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन ये चीज़ से बदलना पड़ा क्योंकि सबको अपना स्वाध्याय चाहता था, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, आप बोलोगे कि 7वें संशोधन में 230, 231 और 232 में संशोधन, इतना ही मतलब। तो अभी वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य है, ठीक है, 28 राज्य है। 8 क्या है, आपके पास क्या है, 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन देना चाह रही हूँ, आप मुझे कल बताना कि हमारे पास जो 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 आपके पास यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज हैं, तो हमारे पास बताओ कितने सारे हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं,
आर्टिकल 216 या अनुच्छेद 213 देखो क्या है, उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हर एक राज्य में जो उच्च न्यायालय होगा उसका एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा और साथ ही साथ उसके अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक। और इन न्यायाधीशों का समय समय पर राष्ट्रपति क्या करेगा, उन्हें नियुक्त करेगा या जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से काम करेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ एडिशनल एक और अनुच्छेद दिया गया है और वो न्याय कहता है कि अगर राष्ट्रपति को जरूरत महसूस हो, अगर राष्ट्रपति को जरूरत महसूस हो तो वो एडिशनल अतिरिक्त न्यायाधीश ऐड कर सकता है या अगर उसे जरूरत महसूस हो तो वो कार्यवाहक न्यायाधीशों को भी रख सकता है। कौन करेगा ये सारा काम, राष्ट्रपति। कौन करेगा ये नियुक्ति का काम, नियुक्ति का काम, अपॉइंटमेंट का काम राष्ट्रपति करेगा या प्रेसिडेंट करेगा। अपॉइंटमेंट का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में बोला जा रहा है, आर्टिकल 216 में। आर्टिकल 216 को थोड़ा सा लिख लो कि राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। आर्टिकल 216 यही कहता है। लेकिन आर्टिकल 224 कहता है कि अगर जरूरत महसूस हो राष्ट्रपति को तो वो क्या करेगा, एडिशनल या कार्यवाहक, एडिशनल अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश भी जोड़ सकता है। कौन सा आर्टिकल देगा, ये तो आर्टिकल 216 कह रहा है कि जरूरत के आधार पर वो न्यायाधीश देगा। लेकिन आर्टिकल आपका 224 ये कह रहा है कि अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीशों को इसके अनुसार आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार वो अतिरिक्त न्याय। तो हमारे पास ये न्यायाधीशों का गठन, या आप ये कह सकते हो कि जो हाई कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट का जो गठन है इससे रिलेटेड जो न्यायाधीश उसमें नियुक्त होंगे, इससे रिलेटेड कितने आर्टिकल्स हो गए, इसका मतलब 2 आर्टिकल याद हो जाएगा। कौन कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 216 और आर्टिकल 224, ठीक। लेकिन आर्टिकल 214 क्या कहता है, आर्टिकल 214 कहता है कि हर एक राज्य में एक आपका हाई कोर्ट होगा। एग्जाम में पूछेगा यही, और कुछ एग्जाम में ये जो 7वां संशोधन है ये सारी चीजें नहीं पूछता है आरपीएससी के पास, क्लियर है। अच्छा, कार्यवाहक न्यायाधीश को क्या बोलते हैं, एक्टिंग जजेस या एडिशनल। इसके लिए लिख दो इंग्लिश में अगर कभी आ गया तो, ये अतिरिक्त के लिए एडिशनल जजेस और आपके कार्यवाहक के लिए एक्टिंग जजेस, ठीक है। याद हो गया, अभी का अभी याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हाई कोर्ट का क्या था कि हाई कोर्ट को ये बोला गया कि प्रत्येक राज्य में एक आपका एक हाई कोर्ट होगा या उच्च न्यायालय होगा। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 214 बोलता है, ठीक है। और इस संपूर्ण हाई कोर्ट के बारे में कहा गया है भाग 6 के अध्याय 5 में। दूसरी चीज, हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरीज है, 8 और स्टेट्स है 28। मुझे बताना है किसका कहाँ पर है, यहाँ का होगा। दूसरी चीज आपका हाँ, और आपका नियुक्ति कौन कर रहा है, सब के सब राष्ट्रपति कर रहे हैं और इसके लिए 216 है और 224, याद हो गया। आगे का नेक्स्ट है, निकालिए न्यायाधीशों की नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। न्यायाधीश अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसकी न्यायाधीशों, ठीक है। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं हाई कोर्ट की, ठीक है। तो जब ये हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है, ऑब्वियस ही बात है ये स्टेट से रिलेटेड है। इसका मतलब जैसे ही ये स्टेट से रिलेटेड होगा तो बीच में कौन आएगा, आपका राज्यपाल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, एक तो आपका मुख्य न्यायमूर्ति होगा, इसकी सलाह ली और साथ ही साथ आपके राज्यपाल, इसकी भी भूमिका होगी। इसमें इसकी भूमिका होगी आपके इसमें। तो अगर हम पूछे कि इस की जो नियुक्ति है, इसकी नियुक्ति में इसकी परामर्श ली जा सकती है, आप ये अपॉइंटमेंट में परामर्श की बात करते हैं, ठीक है। किसके परामर्श, एक आपका मुख्य न्यायमूर्ति हो गई जिस कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है, दूसरा आपका उस स्टेट का राज्यपाल हो गया और तीसरा आपका अन्य कोई स्टेट हो गया, अन्य कोई हाई कोर्ट हो गया और उसके मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है। इसकी भी हम सलाह ले सकते हैं। इन 3 लोगों की आपके पास सलाह की जरूरत पड़ेगी, किसके लिए, आपके इसके करने। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 217। ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है, आपका अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 217, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, अब देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कर रहे थे तो हम लोग कोलेजियम की बात कर रहे थे। कोलेजियम का मतलब क्या होता है, एक न्यायालय के नियुक्त करने के लिए एक मंडल की स्थापना की जाती है। जैसे कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थापित करने के लिए भी एक मंडल की जरूरत पड़ी थी, उसमें भी उसने परामर्श लिया था राष्ट्रपति ने। क्योंकि देखो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ था, केंद्र स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर था, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर राष्ट्रपति परामर्श लेगा, क्यों राष्ट्रपति नियुक्त करना है। देखो राष्ट्रपति तो यहाँ भी है, लेकिन जब बात स्टेट की आ जाती है तो राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक क्या होगा, एक
आपके हाई कोर्ट का मंडल स्थापित होगा या कोलेजियम स्थापित होगा, जो कि इस नियुक्ति को करेगा, जो कि इस नियुक्ति को करेगा इनके परामर्शों के बाद। ठीक है, तो अब बताओ इसके कोलेजियम में कितने सदस्य होंगे? उसके कोलेजियम में कितने सदस्य थे? 3 थे। इसके कोलेजियम में भी 3 सदस्य होंगे। ठीक है, तो पहला क्या होगा? एक तो तुम्हारा मुख्य न्यायमूर्ति हो गया और 2 वरिष्ठ हो गए। एक इसका जो कोलेजियम होगा, इसमें इसके कोलेजियम में भी कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। ठीक है, 3 मेंबर्स होंगे। एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश या मेन जज होगा, जो आपका चीफ होता है या मुख्य न्यायमूर्ति होगा, और बाकी जो 2 होंगे तो सीनियरिटी के आधार पर जज जो होंगे, सीनियरिटी के आधार पर या वरिष्ठता के आधार पर। ठीक है, तो ये आपके उस कोलेजियम या जो मंडल बनाया गया नियुक्ति का, उसमें सदस्य होंगे। अब ये तीनों मिलकर क्या करेंगे? लिखित सलाह, जो इनकी जो सलाह है, इनका जो मंडल ने तय किया, सब लिखित देंगे। याद रखने वाली बात ये है कि लिखित सलाह देते हैं, और ये लिखित सलाह किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। याद रखने वाली बात ये है कि ये जो लिखित सलाह है, जो रिटन है, वो प्रेसिडेंट को देते हैं। रिटन एडवाइस जो है वो आपके राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति फिर अपना निर्णय लेंगे। राष्ट्रपति फिर अपना, क्लियर है? तो ये याद हो गया। ये और राष्ट्रपति को सलाह देंगे तो राष्ट्रपति अपनी सहमति कर देगा, और राष्ट्रपति सहमति के बाद नियुक्तियां कर देगा। ये आपका हो गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये उच्च न्यायालय है, देखो नियुक्ति कौन कर रहा है? नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी कर रहे हैं, राष्ट्रपति सेंटर वाले का भी करता है। तो याद रखने वाली बात इसमें कि इसमें ट्रांसफर होता है। क्या होता है? स्थानांतरण, जजेस का ट्रांसफर या जब जजेस का स्थानांतरण होगा तो कौन, क्यों? क्योंकि है राष्ट्रपति। ठीक है, तो बस हेडिंग डालिए, न्यायाधीशों का स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ जज। ठीक है, इसमें अब कौन कर सकता है ये ट्रांसफर? राष्ट्रपति ही इस ट्रांसफर को करेगा। अब ट्रांसफर उसे करना है तो किसकी सलाह लेगा? मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह लेगा ना। देखो, राष्ट्रपति जो है एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करता है किसको? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, पहली बात। लेकिन वो सलाह किसकी लेगा? वो सलाह लेगा मुख्य न्यायमूर्ति। और ये चीज़ कहाँ लिखी गई है? ये चीज़ आपके जो ये ट्रांसफर वाला पार्ट है ना, ये आपका अनुच्छेद 222 में बताया गया है। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 222 में। ठीक, और वो कहेगा कि राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायमूर्ति, जो उच्च न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह से जजेस का ट्रांसफर करेगा, और जजेस अपने प्रेजेंट से और जहाँ पे उसका ट्रांसफर करवाया गया है, उस जो ट्रांसफर के दौरान जो एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा, उस टाइम ड्यूरेशन में उसे एक भत्ता भी मिलेगा, जिसे हम लोग कॉम्पनसेशन। समझ में आया? कि मेरे यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, हमारा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एक ट्रांसफर का जो टाइम पूर्ण तो ना प्रकट थोड़ा हो जाएंगे, प्रकट तो नहीं होंगे, तो जो एक टाइम लैप्स होगा, उस टाइम लैप्स में हमें एक आपका कंपनसेशन भत्ता मिलता है। ठीक है, लीजिए थोड़ा सा इसको। ये आर्टिकल 222 में, हाँ आर्टिकल 222 में, आर्टिकल 222 से ये कहेगा कि परामर्श में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ये जो भत्ता वाला बोल रहा है, भत्ता वाला होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम लोग क्षतिपूर्तक भत्ता बोलते हैं। इसको हम लोग क्षतिपूर्तक भत्ता बोलते हैं, क्षतिपूर्तक या कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन है इसको। तो अब तो स्थानांतरित भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, अब वही आपके अब आ जाओ क्वालिफिकेशन में, न्यायाधीशों की अर्हता है या न्यायाधीशों का क्वालिफिकेशन। ये इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? एक तो चीज़ कॉमन है, अर्हता या क्वालिफिकेशंस। ठीक है, जो जजेस होंगे उनकी क्या अर्हता है? पहला तो वही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक, सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। दूसरा वो बोला है कि 10 साल तक वो क्या होना चाहिए? 10 साल तक वो एक किसी आपके ये जो जुडिशियरी संस्थान है, वहाँ पर एक्सपीरियंस गेन होना चाहिए। ठीक है, इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? जुडिशियल ऑफिस या न्यायिक पद। 10 साल तक वो क्या कहते हैं? इसे न्यायिक पद। ठीक है, या जुडिशियल ऑफिस में होना चाहिए। या फिर 10 साल तक, 10 ईयर्स तक वो किसी अधीनस्थ न्यायालय में रहना चाहिए। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय में रहना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय मतलब
तक वो क्या करना चाहिए आपका किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहना चाहिए। या तो वो जुडिशियल ऑफिस में रहना चाहिए, मतलब किसी जुडिशियल पोस्ट पे रहना चाहिए, उसे अगर जज होना है 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे। और साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए आपका किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता होना चाहिए 10 साल का, ठीक है, तब जाके वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होने की काबिलियत। पदावधि क्या होगी, पदावधि क्या होगी, उसकी पदावधि क्या थी? ऐसे एज उसको बताया गया ही गया है, लेकिन नॉर्मली वो 55 इयर्स के ऊपर होना चाहिए, ऊपर ही होता है। आज तक जितनी भी नियुक्तियां की गई है वो 55 इयर्स के ऊपर ही है, ऐसी कोई ऐसा कोई एज लिमिट नहीं बताया गया है उसमें। तो इसमें आप देखिए कि सेम टू सेम हाई कोर्ट में भी कोई कार्यकाल नहीं बताया कि हाँ इतने साल के लिए जज होना चाहिए, इतने साल के लिए जज होना चाहिए। लेकिन आपका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 270, आर्टिकल देखिए क्या हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं बताया गया है कार्यकाल की अवधि, उसी तरह आपके हाई कोर्ट में भी कोई भी कार्यकाल की अवधि नहीं बताई गई है। लेकिन ये जो आर्टिकल 217 है, आर्टिकल 217 ये कह रहा है कि जज जज तब तक बना रहेगा जब तक वो 65 इयर्स तक वो पार नहीं करता। 65 इयर्स का हो जाएगा तो उसको रिटायरमेंट, मतलब वो अब जज नहीं रह पाएगा। कहाँ का जज नहीं रह पाएगा? हाई कोर्ट का जज नहीं रह पाएगा। कितना ईयर? 65 इयर्स, ठीक है, 65 इयर्स तक वो रहेगा। सॉरी 65 62 और सेम अगर कभी आपको कंफ्यूज कर दिया जाए कि न्यूनतम आयु क्या बताई गई है हमारे संविधान में अलाउ क्या, क्योंकि अधिकतम बता दिया गया है, तो याद बोल देना कि हमें न्यूनतम आयु कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। और आप देखोगे कि जज का एग्जामिनेशन पास किया है बच्चे ने 21 इयर्स की एज में, ठीक है। तो हो सकता है कि न्यूनतम आयु जैसा कोई सोशल मीडिया का व्यापक हो रखी है तो बता दिया जाए, क्वेश्चन कंफ्यूज करवाया जाए तो बोल देना कि हमें कोई न्यूनतम आयु नहीं बताई, ठीक है। आगे अब न्यायमूर्ति देखो सारी सलाह वो किससे लेता है? ऑब्वियसली बात है आपकी न्यायमूर्ति से ही लेता है, ठीक है। तो ये भी जो कार्य है ये भी आपका न्यायमूर्ति है। अब पद की रिक्तता या आप बोलोगे कि वैकेंसी ऑफ पोस्ट, उसकी वैकेंसी ऑफ पोस्ट कैसे थी? बताओ, तो सारी चीजें हम लोग एक तो वही तबियत खराब हो जाए, मृत्यु हो जाए, सडन, वो अलग बात है। दूसरा त्याग पत्र देते, रेजिग्नेशन देते, त्याग पत्र देते। किसको त्याग पत्र देते? राष्ट्रपति को। जैसे ही वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देगा उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, याद रखना, स्थान वैकेंट हो जाएगा और वो चाहकर भी अपना त्याग पत्र वापस नहीं ले सकता। अगर वो एक बार राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे तो वो अगर चाहे भी तो भी अपना त्याग पत्र वापस नहीं ले सकता। तीसरे नंबर पर जैसे ही उसका ट्रांसफर हो जाता है, मतलब आज की डेट पे अगर इशू हो गया कि वो इस पर ट्रांसफर हो गया है तो उसी समय यहाँ पर क्या हो जाएगी? वैकेंट हो जाएगा, उसका जो मेन स्पेस है वो वैकेंट हो जाएगा। चौथा जो लास्ट है वो कैसे वैकेंसी? वही अगर वो अपना कोई मिसबिहेवियर शो करे या इनकैपेसिटी शो करे, ठीक है, यानी कि जो बर्ताव है जो हमारा संविधान के अनुरूप भी ना हो, ठीक है, तो वो अगर इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर शो करे तो ऑब्वियसली बात है वही प्रोसीजर अपनाया जाता है जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रोसीजर होता है, जो कि महाभियोग होता है। और ये संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होता है। याद रखना जो महाभियोग से या इम्पीचमेंट से आपके एचसी या एससी के जजेस को हटाया जाता है वो संसद में विशेष बहुमत से पारित होता है, विशेष बहुमत से पारित होता है, याद रखना, ठीक है। ये याद रखना है आपको, जो महाभियोग लगता है जजेस के ऊपर इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर का, संसद के दोनों सदनों में वही आपके विशेष बहुमत से पारित होना पड़ता है इस प्रस्ताव को, फिर उनको हटाया जाता है, ठीक है, ओके। क्या आप बोल सकते हो कि करंट अफेयर्स के तौर पे देखिए, एक करंट अफेयर के तौर पे बता रहे हैं कि हमारे आज तक के में ऐसा 2 बार हुआ है जहां पर हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर क्या लगा है? इम्पीचमेंट लगा है या महाभियोग लगा है, ठीक है। और ये महाभियोग का प्रोसीजर वही था। तो एक है आपके सौमित्र सेन और दूसरे आपके हैं पीटी दिनकर, ठीक है, आपके सौमित्र सेन और आपके पीटी दिनकर, ठीक। सौमित्र सेन और पीटी दिनकर यही 2 व्यक्ति हैं जिनपे आज तक 2 पर्सन हैं जिनपे हाई कोर्ट के इम्पीचमेंट्स लगे, ठीक है, या आपके महाभियोग लगे, ठीक है, याद रखने वाली बात। तो ये इसके साथ स्टेटमेंट्स के जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं ना, उसी तरह ये स्टेटमेंट के जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन है? सौमित्र सेन और पीटी दिनकर, इन पर क्या लगा है? महाभियोग लगा है आज तक हाई कोर्ट का, ठीक है, क्लियर है ना। तो और ये जो देखो महाभियोग की प्रक्रिया ऑब्वियसली बात है, हम लोगों ने पढ़ा था कितने आवेदन चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को पूरा होते से पहले ही इन दोनों ने क्या दिया था? अपना इस्तीफा दे दिया था,
ठीक है, तो इनको हटाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने प्रोसेस से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया। तो आज तक होगा और वही है कि आपका शपथ बोलो या आपका प्रतिज्ञान बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। तो ये भी आपका संशोधन के द्वारा ही न्यायाधीशों का एक तैयार किया प्रोफार्मा होता है। उस प्रोफार्मा के अनुसार ही क्या देते हैं अपना, ये आपका प्रतिज्ञान या आप शपथ बोलो, कौन लेगा, राष्ट्र आप ये न्यायाधीश है। वो जो नॉर्मल प्रतिज्ञा शपथ होता है वो चीज़ अलग है, लेकिन एक आपका 16वां संविधान संशोधन, ठीक है। इस 16वें संविधान में दो चीज़ें जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई दो चीज़ें? इनके जो शपथ या संशोधन था इसमें दो चीज़ें जोड़ी गई। क्या है? एक आपकी भारत की अखंडता और एकता, भारत की एकता और अखंडता। ये जो शब्दावली है, ये जो पूरा का पूरा 4-5 शब्द है, ये उनके प्रतिज्ञान या शपथ में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 16वें संविधान संशोधन में। कब जोड़ा गया? 16वें संविधान संशोधन में। और ये 16वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में। भारत स्वाधीन होकर लागू कब हुआ था? 1950 में। तो वहां से लेके यहाँ तक आपको 16 संशोधन हुए और 16 संशोधन में ये जोड़ा गया। देखो अब तक जो आपके इनका जो इस ड्यूरेशन में अब तक जो भी इनका शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप था, जो स्टेटमेंट था, वो सेम टू सेम आपके जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके जैसा ही था, वैसा ही शपथ है। लेकिन बाद में भारत की एकता और अखंडता को छोड़ा गया। आप ये सोच सकते होंगे कि क्योंकि ये अलग अलग स्टेट्स वाइज आ जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब और इंसान के दिमाग में आ ही सकता है। ठीक है, सो अब कल की क्लास में हम लोग देखेंगे इसके वेतन भत्ते और क्या बताएं, इनका कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, इनका कुछ कार्य, कुछ अधिकार, पावर्स वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें